प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं ललितेश पवार 12th कक्षा के गणित विषय के अध्ययन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपने अभी तीसरा अध्याय मैट्रिक्स पिछली कक्षा में चल रहा था। मैट्रिक्स में 3.1 अपन ने अध्ययन कर ली थी और आज उसी क्रम में मैट्रिक्स के 3.2 की ओर बढ़ते हैं। 3.2 में अपना पहला थ्योरी का टॉपिक आता है मैट्रिक्स में योग संक्रिया। मैट्रिक्स में योग संक्रिया किस प्रकार लगती है? यदि कोई एक मैट्रिक्स आपको aij(m)(n) की दी हुई है, ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका था आपने, और दूसरी भी मैट्रिक्स सेम यही है bij(m)(n). इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये m(n) दो समान क्रम की है, इनकी कोटियां जो है समान है, तो ही इनका योग a+b द्वारा लिखा जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स की योग संक्रिया लगाने के लिए पहली शर्त है कि उनकी कोटि समान होनी चाहिए और उसको अपन a+b से प्रदर्शित करते हैं। अब a+b के अवयव कैसे प्राप्त करेंगे? उन दोनों के संगत अवयवों को जोड़ लेना है। संगत अवयवों का तात्पर्य कैसे? जैसे आपको a का aij(m)(n) एक मैट्रिक्स है और एक b कोई मैट्रिक्स है bij(m)(n), दोनों की कोटि समान है। आपको यदि जोड़ने को कहता है तो दोनों को सिंपल लैंग्वेज में जोड़ दो। सिंपल लैंग्वेज में जोड़ने का मतलब संगत अवयव, ए मैट्रिक्स के संगत अवयव और बी मैट्रिक्स के संगत अवयवों को आपस में जोड़ दो, फिर वापस आपको सेम कोटि की एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी। कैसे? देखो, एक एग्जांपल को लेकर समझते हैं। जैसे कि आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, aij a11 a12 a21 और a22, 2x2 की है। बी एक मैट्रिक्स और मिल गई b11 b12 b21 और b22। आपको कहा कि a+b निकालो, तो अपन ने कहा साहब इन दोनों को जोड़ के लिखो। जोड़ के लिखा, ये ए मैट्रिक्स थी प्लस और ये बी मैट्रिक्स हो गई। आपको कहा दोनों को जोड़ना है, तो देखो इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के साथ जुड़ेगा, a11 के साथ जुड़ेगा, a12 के साथ जुड़ेगा, a21 के साथ जुड़ेगा और a22 b22 के साथ जुड़ेगा। तो 11 के साथ 11, 12 के साथ 12, 21 के साथ 21 और 22 के साथ 22। वापस इसको जोड़ के देखोगे तो आपके पास 2x2 क्रम की एक मैट्रिक्स और प्राप्त हो जाएगी। अब पढ़ते हैं अपन योग संक्रिया के कुछ गुणधर्म। जैसे आपको कहे कि a+b मैट्रिक्स जोड़ो, जैसे आपने ये भी जोड़ा था, और b+a जोड़ो, तो उन दोनों की मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा। इसलिए योग संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय का पालन करती है। आपको कहे पहली मैट्रिक्स छोड़ दो, दूसरी और तीसरी मैट्रिक्स को जोड़ो और उसके बाद पहली मैट्रिक्स जोड़ो, या फिर पहली और दूसरी मैट्रिक्स जोड़ो और उसके बाद तीसरी मैट्रिक्स जोड़ो, तो भी इन दोनों के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि योग संक्रिया जो है मैट्रिक्स के अंदर सहचर्य के नियम का भी पालन करती है। तत्समक अवयव क्या होता है? कोई ए एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर एक जीरो मैट्रिक्स जोड़ो आप, तब भी आपको ए ही प्राप्त होगा, या जीरो मैट्रिक्स के साथ ए जोड़ो तब भी आपको ए ही प्राप्त होगा। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ शून्य अवयव जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको कहते हैं तत्समक अवयव। सेम योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उसका विपरीत चिन्ह से। आप ए के साथ -a जोड़ोगे तो जीरो मिलेगा, और -a के साथ भी a जोड़ोगे तब भी आपको जीरो ही मिलेगा। यानी कि ये योज्य प्रतिलोम का भी पालन करती है। अब निरसन नियम क्या होता है? यदि ए मैट्रिक्स के साथ b जोड़ी जाए और a के साथ c भी जोड़ी जाए तो ए मैट्रिक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगी, आपको b बराबर c, ये निरसन नियम कहता है। आपको एज इट इज याद रखना है। होता क्या है? कैंसिल आउट। b और a जोड़ा और c और a जोड़ा तो a कैंसिल हो गया, b बराबर c होगा। इसका मतलब योग संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय, सहचर्य नियम, तत्समक नियम, योज्य प्रतिलोम और निरसन नियम, इन पांचों नियमों का पालन करती है। अगला अपना टॉपिक है मैट्रिक्स में व्यवकलन संक्रिया। वही व्यवकलन का मतलब होता है गणित की भाषा में घटाना। तो आपको यदि ए कोई मैट्रिक्स दी aij(m)(n) तथा बी भी एक दी bij(m)(n), फिर आपको कहा कि दो समान क्रम की मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो इसका व्यवकलन क्या, घटाना क्या होगा? a-b होगा। वही है जिस प्रकार आपने जोड़ा था उसी प्रकार ये घटेगा, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। तो a-b ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ आपने संगत अवयव जोड़े थे, यहाँ संगत अवयव आपको घटाने पड़ेंगे। जैसे आपको कहा कि aij
m इंटू एन है और एक बी आई जे भी m इंटू एन है, आपको इन दोनों को व्यवकलन करने की बात करता है। तो आप क्या करोगे, संगत अवयवों को घटाओगे तो वापस m इंटू एन की एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। जैसे देखो ए आपको 1 1 1 2 2 1 2 2 दिया, बी भी 1 1 1 2 2 1 और 2 2 दिया, तो ए माइनस बी क्या मिलेगा, संगत अवयवों को घटाओ, 1 1 में से 1 1 घटेगा, 1 2 में से 1 2 घटेगा, 2 1 में से 2 1 घटेगा, 2 2 में से 2 2 घटेगा, तो आपको ए माइनस बी प्राप्त हो जाएगी। अगला टॉपिक है अपने पास मैट्रिक्स का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल का मतलब होता है किसी अचर पद से उस मैट्रिक्स को गुणा कराना। जैसे आपको कहा यदि ए कोई एक मैट्रिक्स है, ए आई जे एम इंटू एन एक मैट्रिक्स है, इसको के एक अदिश संख्या है, तो इनका अदिश गुणनफल ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब ए के कैसे निकालोगे, तो ए के निकालने के लिए के को उस पूरी मैट्रिक्स के गुणा करना है। तो देखो जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी एक से गुणा, एक किसी संख्या से या अचर पद से गुणा कराया जाता है तो उस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे देखो ए आपको दिया 1 2 3 4, आपको कहा कि 2a निकालो या 3a निकालो, तो क्या करोगे, इसको 2a निकालने के लिए इन सब को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका 3a निकालने के लिए इसके प्रत्येक अवयव को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये अपने 2a निकाल दिया, ये अपने 3a निकाल दिया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया। अब देखो योग और व्यवकलन दोनों एक एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसा आपको एक कोई मैट्रिक्स दी -3 2 1 1 -4 7, बी एक मैट्रिक्स दी 3 5 -2 -1 4 -2। पहले चेक करो ये 2/3 है, ये भी 2/3 है, तो आपको पहले a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी कैसे आएगा, इसके पहले अवयव में से इसका पहला अवयव जोड़ दो, a12 में से a12 जोड़ दो, 1 3 के साथ 1 3 भी जोड़ दो। अब देखो जहाँ कहीं माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, एक के साथ एक -1 जुड़ेगा, -4 के साथ +4 जुड़ेगा, 7 के साथ -2 जुड़ेगा, सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, जो अवयव आता है वो आपका a प्लस बी हो जाएगा। वापस देखो ये 2/3 ही आएगा। यही यदि a माइनस बी करने की बात करता है तो a माइनस बी कैसे होगा, a11 के साथ a11 माइनस होगा, a12 के साथ a12 माइनस होगा, आपने कंटिन्यू माइनस किया, फिर वापस आपके पास जो आंसर आया वो 2/3 के अंदर मैट्रिक्स आ गई, क्योंकि आपके पास दी हुई मैट्रिक्स की कोटि भी 2 × 3 थी। अब इसी यूनिट के अंदर दूसरा एक क्वेश्चन और है कि a प्लस बी आपको दे दिया, a माइनस बी आपको दे दिया। अब आपको कहता है कि a और b ज्ञात करो, तब देखो कैसे करोगे। सिंपल सा है कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्यों ना अपन समीकरण 1 और 2 को पहले एक बार जोड़ें। तो देखो आपके पास क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर मिलेगा 2a। तो देखो अपने पहले जोड़ने की कोशिश की तो -7 0 2 -5 3 -2 0 और 3, जैसे इनको ऐड किया तो आपके पास 2a मिल गया। अब देखो इस 2 को इधर भेजोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, पक्षांतरण किया। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब किसी मैट्रिक्स में 2 का भाग देना होता है तो इसके प्रत्येक अवयव के अंदर 2 का भाग जाएगा, और जब किसी मैट्रिक्स को 2 से गुणा कराना होता है या किसी अचर पद से गुणा कराना होता है तो उसका प्रत्येक पद उससे गुणा होगा। अब आपको यहाँ 2 से भाग करना है तो ये -2, ये -1 और ये 1 और ये -1, यानी कि 4 और 4 पद है तो चारों में, 8 हो तो 8 में, सब में प्रत्येक पद के अंदर उस संख्या का भाग जाता है। तो आपने यहाँ से पक्षांतर करके a निकाल दिया। अभी b और चाहिए था, तो एक बार इन दोनों मैट्रिक्स को यदि घटा दिया जाए तो आपके पास 2 भी मिलेगा। देखो कैसे, ए मैट्रिक्स आपके पास 1 और 2 दी भी थी, तो इसने क्या किया, a प्लस बी आपको ये दी हुई थी, a की जगह a का मान रख दिया, b की जगह b रखा और सामने दे रखी थी, पक्षांतर करके b का मान भी निकाल दिया। और यदि आप इसको a प्लस बी माइनस a प्लस बी करते तब भी 2 भी आता और उससे भी इसका आंसर निकल जाता। जैसे एक आध एग्जाम्पल और देखो, ये क्वेश्चन क्रमांक 3 है आपके 3.2 का। आपको कहा कि ये एक 3/2 की मैट्रिक्स है a और a की b दिया हुआ है। आपको एक समीकरण दे रखी है कि a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो c का मान ज्ञात करो। अब c कैसे ज्ञात करोगे आप,
तो देखो जैसी इक्वेशन दे रखी है ना, उस इक्वेशन में से सी निकालो, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का ए माइनस का 2 भी आएगा। अब ये दोनों मान तो आपके पास गिवन है ना, ये सीधे मैट्रिक्स के अंदर रख दो। तो ये माइनस लगा के ए लिख दिया और ये माइनस का 2 लगा के बी लिख दिया। जब इन दोनों को इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के इसके साथ घटाओगे तो आपके पास ये सी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। जोड़ना घटाना वही है जिस प्रकार आप छोटी क्लासों के अंदर करते थे। अब देखो एक एग्जाम्पल क्रमांक 5 दिया हुआ है, आपको ए दे दिया बी दे दिया, आपको कहा 2a माइनस 3b निकालो। इसका मतलब ए को 2 से गुणा कराना है, बी को 3 से गुणा कराना है, फिर इन दोनों को घटाना है। तो जैसा प्रश्न कहता है वैसा कर लीजिए। ये 2 फिर a माइनस ये 3 और ये b, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो आपको इसी सारणिक पूरे के अंदर ध्यान रखना है, जब किसी भी संख्या को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हो या डिवाइड कराते हो तो उसका प्रत्येक अवयव होगा। अगला यूनिट एक आपके सारणिक भी है, उसमें इसका उल्टा रूल है, उसके अंदर प्रत्येक अवयव नहीं होता है, उसके अंदर एक पंक्ति या एक स्तंभ होता है। इसलिए स्पेशल दोनों में ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन होता है कई बार। तब इसको 2 से गुणा कराना, तो इसके अंदर 6 अवयव है तो 6 में 2 से गुणा हो जाएंगे। 4 8 माइनस 2 6 4 10। इसके अंदर भी 6 हैं, 3 से गुणा कराना तो ये 6 के 6 अवयव 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर इन दोनों को घटाना था तो आपने एक साथ मैट्रिक्स में घटा दिया और ये आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एग्जाम्पल 6 है, बी दिया हुआ है सी दिया हुआ है, तो आपको कहा ए ज्ञात करो जब इस प्रकार की एक समीकरण दी हुई हो कि 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 0 हो। तो अपने कहा सब 2a निकाला यहाँ से, तो 3b माइनस 5c निकला। तो 3 का 3 b की जगह b रखा, माइनस 5 का 5 c की जगह c रखा। इनको मल्टीप्लाई कराया, इसको भी मल्टीप्लाई कराया और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2a का मान आया। तब आपको a चाहिए तो इसमें 2 से पूरी समीकरण को, पूरी मैट्रिक्स को आपको डिवाइड करना होगा प्रत्येक अवयव से। अपना अगला टॉपिक है मैट्रिक्स में गुणन संक्रिया। देखो इस पूरी 3.2 मैट्रिक्स के अंदर सबसे बड़ा काम जो है और सबसे समझना और कठिन काम जो कह सकते हैं वो इस पूरी गुणन संक्रिया पे 3.2 आधारित है आपकी। तो थोड़ा समझना, गुणा कैसे को 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना है तो क्या करोगे। यदि आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ए आई जे m इंटू एन कोटि है इसकी, बी एक मैट्रिक्स दे रखी है n इंटू पी, तो इन 2 मैट्रिक्स का गुणन ए बी तभी परिभाषित होगा जब, देखो ये लाइन एक समझने की है, मैट्रिक्स ए के स्तंभों की संख्या और मैट्रिक्स बी के पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो। कैसे, देखो जैसे मैट्रिक्स का गुणन कब संभव होता है वो समझना। जैसे आपको पहली मैट्रिक्स दी ए है, इसकी कोटि है m इंटू एन, दूसरी एक बी मैट्रिक्स है उसकी कोटि है n इंटू पी। तो ये आपस में मल्टीप्लाई कब संभव है, जब पहले मैट्रिक्स की स्तंभ की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्ति की संख्या के बराबर हो तो ही ये गुणन संभव है। पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये गुणन संभव है या नहीं है। तो चेक कैसे करोगे, पहली मैट्रिक्स के स्तंभ की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्ति की संख्या, यदि ये दोनों समान है तब तो ये मल्टीप्लाई होगा, और यदि ये दोनों समान नहीं है तो ये ए बी जो है वो मल्टीप्लाई ही संभव नहीं है। पहले ये चेक करना है। अब यदि संभव है तो जब आप ए बी मल्टीप्लाई करोगे तो इस ए बी की कोटि क्या आनी चाहिए, इसके पंक्ति की संख्या और इसके स्तंभ की संख्या जो पीछे बच गई वो आपके आंसर आना चाहिए। एक बार वापस रिपीट करता हूं, देखो जिन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना है उसमें पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। उसकी पहली शर्त है कि पहली पंक्ति के स्तंभ की संख्या दूसरे स्तंभ के पंक्ति की संख्या के समान होगी, तब ही ये मल्टीप्लाई संभव है, नहीं तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है, और यदि इक्वल है तो फिर जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसकी कोटि जो है वो m इंटू पी, यानी जो पीछे जो बच गए वो आएगी। अगर पहले आपको सब प्रश्नों में चेक करना है कि गुणन संभव है कि नहीं है, यदि गुणन संभव है तो आपके आंसर को भी देखो ये बता रहा है कि आने वाले आंसर की कोटि जो है वो m इंटू पी आएगी। ये आपको एक बार चेक कर लेना है। देखो मैट्रिक्स के गुणधर्म, आप जरूरी नहीं है कि ए बी करोगे तो बी ए भी उसके समान आएगा, क्योंकि ये पंक्ति स्तंभ चेंज हो जाएगी कई बार तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, और होगा तो वो आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी और बी ए जो है वो क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं। सहचर्य नियम
का भी पालन नहीं करेंगे, कई बार ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तत्समक नियमों का पालन करते हैं, गुणन प्रतिलोम का करते हैं, बंटन नियम का करते हैं। ये केवल आपकी जानकारी में होना चाहिए। इन गुणधर्मों को वैसे याद नहीं करना होता है, क्योंकि ये गुणधर्म अपन बाद में मल्टीप्लाई करा के चेक भी कर लेंगे कि पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ स्पेशल नोट देखो, दो विकर्ण मैट्रिक्स का गुणा सदैव एक विकर्ण मैट्रिक्स होता है। आपको कोई भी दो विकर्ण मैट्रिक्स दे दी जिसके विकर्ण के अंदर अवयव है, आपको उसको गुणा कराने की बात करता है तो हमेशा उसका उत्तर विकर्ण मैट्रिक्स के अंदर ही आएगा। जैसे आपको एक ए दिया जिसका विकर्ण है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, और एक बी मैट्रिक्स दी जिसका विकर्ण है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो जब आप ए बी निकालोगे तो हमेशा ए बी जो है वो इन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा 1 के साथ लैम्डा 1 कर दो, अल्फा 2 के साथ लैम्डा 2 कर दो, इनका मल्टीप्लाई करा दो, ये आपका ए बी आ गया। यानी कि किसी भी विकर्ण मैट्रिक्स को गुणा कराना इजी है, उनके दोनों विकर्णों के अवयवों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, आपके पास विकर्ण मैट्रिक्स उसका आंसर आ जाएगा। यदि कोई दो अदिश मैट्रिक्स है तो उसका गुणन भी हमेशा अदिश निकलेगा। दो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है तो उसका गुणनफल भी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ही आएगा। कैसे देखो, एक ये विकर्ण वाली चीज अपन समझते हैं। जैसे आपको A1 दिया, ये विकर्ण मैट्रिक्स है 3 4 5, बी आपको दिया 2 5 7, ये भी विकर्ण मैट्रिक्स है, आपको कहा ए बी निकालो। तो अभी अपने बात हुई थी कि इनके अवयवों को मल्टीप्लाई करा दो, विकर्ण मैट्रिक्स का आंसर आ जाएगा। तो ए बी क्या आएगा, ये ए है ये बी है, तो ए बी मिलेगा, इनके विकर्ण को अवयव को गुणा कराओ, 3 × 2 6, 4 × 5 20, 5 × 7 35। देखो गुणा वही होंगे, तो अपन ने अभी कहा था कि इनके आंसर जो है वो विकर्ण के तौर पर आएंगे, ये विकर्ण के तौर पर आ गए। जैसे देखो, आपको कहा कि ए की मैट्रिक्स दे दी और आपको कहता है कि ए क्यूब निकालो। तो क्यूब निकालने का मतलब क्या है, इन तीनों अवयवों का क्यूब कर दो। तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। ये विकर्ण मैट्रिक्स आ गया, ये सीधा सीधा आपके क्यूब निकल गया। चलो बाकी गुणनफल नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।